एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और इस वक्त की बड़ी खबर और अच्छी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोविड की वैक्सीन उत्तराखंड पहुंच गई है। देहरादून के सीएमओ कार्यालय में कोविड वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाया गया है। 16 जनवरी से उत्तराखंड के सभी जिलों में कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में 1,13,000 कोविड की डोज भेजी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें आ गई हैं और साल 2021 की सबसे सुखद तस्वीरें यही हैं, सबसे अच्छी तस्वीरें यही हैं, क्योंकि बीते 10 महीने से इन्हीं वैक्सीन्स का इंतज़ार पूरे देश में हो रहा था और अब देहरादून के एयरपोर्ट से ये जो वैक्सीन पहुंची, इसको सीएमओ कार्यालय भेज दिया गया है और वहां पर कोल्ड स्टोरेज में इसको रखा गया है। 1 लाख से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो उत्तराखंड में भेजी गई हैं। 1,13,000 डोज भेजी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर एयरपोर्ट की और दूसरी तस्वीर पूरी सुरक्षा के साथ कोविड वैक्सीन को सीएमओ कार्यालय ले जाएंगे। और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मसूरी में ड्राई रन हुआ। इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियों को परखा। अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर खास प्रबंध किए हैं। रजिस्ट्रेशन रूम, वैक्सीन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं, जिससे कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मरीज की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। तो देखिए, तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। मसूरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ और सभी तैयारियों को अंतिम चरण में परखा जा रहा है। अब वैक्सीन भी पहुंच गई। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। कोटद्वार में कुछ रोज पहले 2 मृत कौवे मिले थे, जिसके बाद से पौड़ी में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम की तरफ से टीमें बनाई गई हैं जो चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रही हैं। अगर कोई मृत पक्षी मिलता है तो उसे फौरन ही कब्जे में लिया जा सके। इसके साथ ही डीएम ने दूसरे जिलों और शहरों से मुर्गों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। साथ ही अंडों के आने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोटद्वार के जिस क्षेत्र में मृत कौवे मिले हैं, उस क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में पोल्ट्री और अंडों की दुकान बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम लोगों ने जनपद स्तर पे अपनी टीमों का गठन कर लिया है और जनपद के अलावा जो भी सब डिवीजन लेवल पर भी हमारी टीमें गठित हो गई हैं। अगर कोई तथ्य हमारे प्रकाश में आते हैं तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी बीच में हमारे जनपद की तरफ जो अन्य जनपदों से जो मुर्गियां या वो चिकन वगैरह आ रही हैं, तो उन पे हम लोगों ने रोक लगाई है कि हम बिना उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में आने नहीं देंगे। हरिद्वार में कल मकर संक्रांति का स्नान है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्नान में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए जाने का दावा किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर मेला क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है, जबकि 5 संवेदनशील स्थानों पर जल पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही साथ पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों के नजर में रहेगा। तैयारियां क्या है बताते हैं आपको। देखिए, स्नान को लेकर 1550 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे। 5 कंपनी अर्धसैनिक बलों की है, 8 कंपनी उत्तराखंड पीएसी की है, 2 टीमें एसडीआरएफ की हैं, 273 कर्मचारी यातायात पुलिस के तैनात रहेंगे। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में मैंने देखा है हर स्नान में आधे लोगों को स्नान हो जाता है, लेकिन कहां पर कौन सी बात बतानी है। तो बकायदा जवानों को ब्रीफिंग दी गई कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है, क्योंकि कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। स्नान पर्व है, यद्यपि कुंभ मेले का नोटिफिकेशन ये बाद में आएगा, परंतु इस वर्ष का एक स्नान है और जो कुंभ मेला पुलिस और हरिद्वार पुलिस मिलकर इस आयोजन को पुलिस व्यवस्था को इसलिए कर रही है ताकि पहले से हमें अनुभव प्राप्त हो और एक तरह से रिहर्सल हो जाए जो मुख्य स्नान कुंभ अवधि के दौरान होते हैं। पूरा इसमें सहयोग रहेगा। इसमें जो है जो क्राउड मैनेजमेंट का प्लान है, ट्रैफिक प्लान है और सिक्योरिटी प्लान सब कुछ तैयार है और सब लागू भी है। इसमें विस्तृत तौर पे जो है किसका क्या भूमिका रहेगा उसी बारे में हमने बता दी गई है और उम्मीद है कि कल का स्नान जो है सकुशल समापन होगा। मकर संक्रांति के स्नान को लेकर हर की पैड़ी पर कैसे तैयारियां हैं, इसी पर आपको दिखाते हैं हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मैं इस समय हर की पौड़ी पर हूं
और हर की पौड़ी के मैं आपके दो नज़ारे दिखाता हूँ। मेरे बिल्कुल बाईं तरफ गंगा माँ है, ये हर की पौड़ी है। ये गंगा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ सुबह जैसी एक संभावना जताई जा रही है कि यहाँ सुबह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने वाली है। तो ये प्राचीन मंदिर है, प्राचीन श्री गंगा जी मंदिर, ये ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी है। और ये आप वहाँ दूर तक नज़ारा देख रहे होंगे हर की पौड़ी पर। इस समय चहल पहल शुरू हो गई है, चूँकि जिनको कल यहाँ पर स्नान करने के लिए आना है या जो कल स्नान करना चाहते हैं, वो अधिकतर लोग जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं वो आ चुके हैं। अब ये इधर से आप अगर फिर मैं आपको ये तो हुई श्रद्धालुओं के आने की बात, श्रद्धालुओं की एक भीड़ की बात, और श्रद्धालु किस तरह से आएंगे, कहाँ स्नान करेंगे। ये माँ गंगा का, ये पतित पावनी का एक पावन तट है। तो यहाँ पर जो है सुबह स्नान होना है। जैसे ही सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी। मकर संक्रांति का समय एक मान लिया जाएगा। लेकिन दूसरी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ी सी डरावनी तस्वीर है। ये बिल्कुल हर की पौड़ी के इस तरफ है और दाहिनी तरफ आप मेरी देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम किस तरह से चल रहा है। ये कंस्ट्रक्शन का काम ये भी बताता है कि मेला प्रशासन जिस तरह की तैयारियां कर रहा है, सरकार जिस तरह का दावा कर रही है कि सब काम समय से होंगे। मकर संक्रांति को हम हमेशा ही कुंभ का एक सेमीफाइनल मानकर चलते हैं और मकर संक्रांति पर प्रशासन भी हमेशा ये अपने कुंभ की जो तैयारियां होती हैं उनको परखता है। और मकर संक्रांति एक परीक्षा की तरह होती है कि आप कुंभ के लिए कितने तैयार हैं। लेकिन ये आप ये काम देख रहे होंगे, ये कितना यहाँ टूटा फूटा पड़ा है। ये एक मेन जगह है, ये एक मुख्य स्थान है जहाँ से लोग आने भी हैं, जहाँ भीड़ भी होनी है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, एक पावन पर्व है। सुबह एक तरफ आपने माँ गंगा की तस्वीर देखी, एक बहुत ही पवित्र धाम है। यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है। यहाँ नहाने के बाद, श्रद्धा से दान करने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवगुण दूर हो जाते हैं, बहुत सारी शांति मिलती है। और दूसरी तरफ ये रूप है जो मेला प्रशासन का मैंने अभी आपको दिखाया है। सुबह मकर संक्रांति है, अभी सुबह देखते हैं फिर सुबह श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरह की संभावना है उसके अनुरूप आती भी है, या कोविड-19 के डर से लोग अभी उतनी भीड़ या उतने बड़े जनसमूह में यहाँ नहीं आते। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ हर की पौड़ी से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। कल मकर संक्रांति का स्नान है। इस मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान के लिए भीड़ उमड़ेगी और कई महीने के बाद प्रशासन ने हर की पैड़ी पर स्नान की इजाजत दी है। इसलिए माना जा रहा है कि स्नान के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है। देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर पुलिस अमला सतर्क है। मंगलौर में डायवर्जन रूट प्लान करके जायजा लिया गया। श्रद्धालुओं के सामने किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यातायात प्लान तैयार किया गया है। यातायात को मंगलौर से लंढौरा वाया लक्सर होते हुए बैरागी कैंप भेजा जाएगा। वहीं भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। पुलिस से स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं से कोविड नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। लेकिन दूसरी तस्वीर आपने अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से अभी भी कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं जो खतरनाक हो सकते हैं घाट पर। जो 14 तारीख का स्नान है उसमें हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग अन्य चीज़ों का पालन करें। हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था और जो डाइवर्जन प्लान है मंगलौर क्षेत्र में उसी पे ध्यान दिया जाएगा। उसी का आज हमने विजिट करके और रूट प्लान भी बनाया है। जिस तरीके से उच्चाधिकारीगणों का आदेश मिलेगा उसी अनुसार हमारे द्वारा उस चीज़ को लागू किया जाएगा। और मकर संक्रांति के पर्व को लेकर मंदिरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मनसा देवी मंदिर में कल श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान एएसपी कुंभ चंद्रमोहन सिंह ने टीम के साथ जाकर मनसा देवी मंदिर की व्यवस्थाएं देखी। मनसा देवी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि मकर संक्रांति की व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। इसके साथ ही मंदिर में पुलिस कर्मचारी मौजूद रहेंगे ताकि भीड़ से अव्यवस्था न हो। जूतों का स्टॉल उसकी व्यवस्था के लिए, दूसरा यहाँ पर जो आने और जाने के लिए हम इसका वन वे बनाएंगे, बीच में रोप भी लगाएंगे ताकि यहाँ पर कोई अप्रिय स्थिति ना हो। और बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर हम पिछला वाला जो रास्ता है उससे भी निकाल देंगे। कुंभ मेले की तैयारियों पर कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि खुद भाजपा के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ही कुंभ मेले की तैयारियों पर सवाल उठा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कुंभ मेले में पैसों की बंदरबाट का आरोप लगाया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कुंभ मेले के लिए 4800 करोड़ रुपए का बजट था, मगर केंद्र सरकार से राज्य सरकार को महज 800 करोड़ ही दिए गए और इनमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
करने के लिए लगभग 4,800 करोड़ का बजट था, उसमें से मात्र जो है मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपया मिला है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुंभ में कोई कार्य नहीं हो रहा है, लीपापोती करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं कि हमको कुंभ के लिए पैसा दीजिए। उत्तर प्रदेश में कुंभ होता है, भरपूर पैसा जो है केंद्र सरकार देती है। हमारे राज्य में कुंभ होता है तो केंद्र सरकार भी हाथ खींच देती है। डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दिनों खुद ही पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। हरीश रावत मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपना सीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए ताकि कार्यकर्ता किसी चेहरे के भरोसे 2022 के चुनाव की तैयारी कर सके। सीएम हरीश रावत के ट्वीट बम से उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। हरीश रावत कभी मीडिया के सामने तो कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल की बात रख रहे हैं। हरीश रावत ने एक बार फिर से ट्वीट किया। हरीश रावत ने लिखा कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने को लेकर संकोच कैसा? यदि मेरे सम्मान में ये संकोच है तो मैंने खुद अपनी तरफ से ये विनती कर ली है कि जिसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा। रणनीति के दृष्टिकोण से भी जरूरी है कि हम भाजपा द्वारा राज्यों में जीत के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले का कोई स्थानीय तोड़ निकालें। दरअसल हरीश रावत मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस को सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए ताकि कार्यकर्ता किसी एक चेहरे के भरोसे चुनाव की तैयारियां कर सके। मगर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में इस तरह की परंपरा है ही नहीं। कांग्रेस की परंपरा है, जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। स्वयं हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे उस समय भी ऐसा हुआ, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे तब भी ऐसा हुआ, बहुगुणा रहे तब भी ऐसा हुआ। तो पहले से मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया जाता है। और उनका कप्तान कौन है? हमारे यहाँ कप्तान हमेशा कांग्रेस का अध्यक्ष माना जाता है, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रीतम सिंह कप्तान हैं। कांग्रेस के अंदर हरीश रावत को लेकर अब बात इतनी बढ़ गई है कि नेता उन्हें खुलकर जवाब दे रहे हैं। चेहरा बना था इस चुनाव में जिसमें हम 11 आ गए, तो हरीश रावत ही तो चेहरा थे, वही मुख्यमंत्री थे, वही चेहरा थे। हरीश रावत के बयान से खुद उनकी पार्टी की मुश्किल बढ़ गई है। ये बात खुद कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं। हरीश रावत जी आज़ाद हैं, जो चाहे वो कहे। हम उन पर न नियंत्रण लगा सकते हैं न रोक लगा सकते हैं, लेकिन हमारी तो उनसे यही प्रार्थना है कि ऐसा वातावरण बनाए जिससे जनता वोट देने को तैयार है, वो भागे ना हमसे। एक तरफ हरीश रावत सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस तरह की बातें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए, जिससे हरीश रावत और पार्टी नेताओं के बीच गतिरोध बढ़ गया है। अभी कुछ रोज पहले ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। उनके दौरे के बाद से ही जाने ऐसा क्या हुआ कि पार्टी के एक बड़े नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के अंदर किसी सियासी भूचाल का संकेत है? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत राठी के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज काशीपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने 21 करोड़ 98 लाख की पर्यटन सिंचाई और लघु सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सतपाल महाराज ने अधिकारियों को जनता और कार्यकर्ताओं के फोन न उठाने पर भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं, समस्या सुनी जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई हो, इसके लिए आदेश दिए गए हैं। और मैंने कहा है अधिकारियों से कि लोगों के फ़ोन उठाइए, ऐसा कल्चर डेवलप किए कि लोगों की सुनी जाए और काम हो। अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाएगा तो मेरा भी कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। तो निश्चित रूप में कल्चर का निर्माण होना चाहिए। रामनगर में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 6 करोड़ 13 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने सावल्दी में कन्वेंशन सेंटर, कोसी बैराज के अपर और लोअर स्ट्रीम में नए बने पार्कों का लोकार्पण किया। कन्वेंशन सेंटर की स्थापना का लोकार्पण है। ये 5 करोड़ 70 लाख 47 हज़ार के अंदर ये निर्मित हुआ है। और यहाँ कोसी बैराज में अपर और डाउन स्ट्रीमिंग में मनोरंजन पार्क का निर्माण और सौंदर्यीकरण का ये है लोकार्पण है। इसमें 41.48 लाख का जो है खर्चा हुआ है। राजाजी पार्क में बाघ ट्रांसलोकेशन को लेकर चल रही चर्चाओं पर एनटीसीए ने अपना पक्ष रखा है।
एनटीसीए के सलाहकार सदस्य और राज्यसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पार्क की चीला रेंज में प्रेस वार्ता कर सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। दरअसल पार्क में कुछ दिनों पूर्व कॉर्बेट के झिरना से लाए नर बाघ का रेडियो कॉलर बाड़े में पाया गया था। ये नर बाघ बिना कॉलर के ही जंगल में रिलीज हो गया था। इस घटना के सामने आने के बाद वन महकमे की किरकिरी हो रही है। कॉलर टैग जब भी लगाया जाता है तो वो थोड़ा लूज लगाया जाता है और वो प्राणी है, उस पर एक फॉरेन बॉडी आपने लगाया है, उसके गले में लगाया है। वो 4 साल की बाघ या बाघिन है, उसका कद भी बढ़ेगा, उसका आयु भी बढ़ेगा। तो अगर किसी बाघ ने जो कॉलर रिकवर हुआ है वो खुल के गिरा नहीं है, वो डिसमेंटल नहीं हुआ है, वो उसी स्थिति में उसने अपने गर्दन से निकाल दिया है। हल्द्वानी के काठ गोदाम में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों का कहना है कि उन्हें 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। साथ ही उनकी कई समस्याएं हैं जिन पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। पहले से ही देहरादून में कार्य बहिष्कार चल रहा है, जबकि अब टनकपुर और नैनीताल परिक्षेत्र में आज से कार्य बहिष्कार चल रहा है। तो हमारी यूनियन से जितने भी सदस्य हैं, पूरे 3000 सदस्य हैं पूरे प्रदेश में, वे इस कार्य बहिष्कार में हिस्सा ले रहे हैं और इसका आपको प्रभाव भी इसका पूरे प्रदेश में पड़ रहा है। श्रीनगर में जमीन को लेकर नगरपालिका और उद्यान विभाग में ठन गई है। नगरपालिका ने जिस जमीन पर निर्माण काम शुरू किया है, उद्यान विभाग उसकी 4 दीवारी करना चाहता है। विवाद बढ़ने पर अब एसडीएम जमीन के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं, जिसमें जमीन राज्य सरकार की पाई गई है। एसडीएम का कहना है कि जमीन न तो पालिका की है और न ही उद्यान विभाग की, मगर सरकार की घोषणा के मुताबिक जमीन की 4 दीवारी की जाएगी। और इस वक्त कुंभ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कुंभ को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कुंभ मेले में 50 लाख टेंट लगाएं। संबंधित अधिकारियों की 22 फरवरी को हाईकोर्ट में पेशी भी होगी। तो हाईकोर्ट ने 50 लाख टेंट लगाने के आदेश दिए हैं। तैयारियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नैनीताल हाईकोर्ट का एक अहम आदेश आया है। कुंभ मेले में 50 लाख टेंट लगाने के आदेश दिए गए हैं और नैनीताल हाईकोर्ट में अधिकारियों की पेशी भी होगी। और अब बात करते हैं रानीखेत की, जहां पर चौबटिया के उद्यान निदेशालय को शिफ्ट करने का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि निदेशालय में अधिकारियों के नहीं बैठने का मामला तूल पकड़ने लगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की गई है। कर्मचारियों को कहना है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ की वजह से इस तरह के प्रस्ताव बनाकर सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। और कोटद्वार में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक बुरी तरीके से घायल है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। उधर बाजपुर में कृषि कानून के विरोध में किसान इकट्ठा हुए। किसानों ने लोहड़ी के पर्व पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने 26 जनवरी को भारी संख्या में दिल्ली पहुंचकर ट्रैक्टर परेड करने की केंद्र सरकार को चेतावनी दी। प्रांतियां जला के, वो 3 काले कानून की प्रांतियां जला के सरकार को जगाने का एक प्रयास किया है कि वो जागे, अब तो खोले अपनी आंखें, अपने कान खोले बंद जो हैं, और अपना रोष जताया उन्होंने। सरकार से हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप इस पे निर्णय ले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।